कि मुजाहिद जो है उसकी कब्र से खुशबू आती है। क्या हमारे बच्चों को वही पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा क्या? अगर बच्चे आज ये पाठ पढ़ेंगे जिसमें मकबूल भट्ट जो है वो उसका महिमा मंडन ऐसे आतंकवादी का है, तो कल को हमारा जो देश का भविष्य है वो बच्चा वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर बनेगा या देश प्रेमी बनेगा। आपका कोई भी ऐसा रेफरेंस, ऐसी कोई भी किताब आप किसी बच्चे को पढ़ने को दे सकते हैं जो सब इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। यानी आप ये कह रहे हो कि भाई बच्चा जब इसको रेफरेंस के तौर पे खोलेगा उसको लगे ये तो बहुत बड़े हीरो हैं कोई, वैसा ही हो रहा है। तो ऐसा दोबारा ना हो। एक हाई लेवल बॉडी बनाती जो कि जम्मू कश्मीर में जितना भी कंटेंट बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है और किसी भी स्तर पे आप कम्युनिटी ड्रिवन इंस्टीट्यूशन से लेकर यूनिवर्सिटीज तक आप सबको स्क्रूटनाइज करिए ना। क्या है कश्मीर की यूनिवर्सिटियों में कैसा लिटरेचर पढ़ा हुआ है? मैं अभी एक क्वेश्चन दे दूं कि इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि यूनिवर्सिटी स्तर पे क्या होता है, बहुत सारी किताबें जैसा आपने बताया रेफरेंस के लिए होती हैं। रेफरेंस के लिए होती हैं, बिल्कुल होती हैं। क्रिटिक्स भी होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब आपको देखना है कि क्या वो क्रिटिक के बहाने आप देश के संविधान के जो विरुद्ध है आप उसको रेफरेंस के लिए दे रहे हो, और वो रेफरेंस जो है बुक जो है वो रेलेवेंट भी है कि नहीं भी है। ये सब जो किताबें जो बैन हुई थी उससे पहले एक नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन निकला था। कानून के जानकार उसको जानते हैं, वो सेक्शन 98 का BNSS का एक नोटिफिकेशन निकलता है। वो है क्या, जैसे अभी इस केस में हुआ, अभी तक इसमें नोटिफिकेशन नहीं निकला और मुझे विश्वास है लाइब्रेरियों के जरिए बच्चों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ में देश के इतिहास की जानकारी हो, अपने केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी हो। समग्र शिक्षा के जरिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया और कहा कि रेफरेंस के लिए किताबें जो हैं लाइब्रेरियों तक पहुंचाई जाए। समग्र शिक्षा ने कमेटियां बनाई, जिम्मेदारी लगाई कि आप टटोलेंगे किताबों को जो लगभग 2200 के करीब स्कूलों में जाएंगी, लाइब्रेरी में रहेंगी। बच्चों को जब मौका मिलेगा रेफरेंस के लिए इन किताबों को वो पढ़ेंगे। लेकिन किताबें कौन सी गई जिनमें आतंकियों का, अलगाववादियों का महिमा मंडन, आतंक के वो कमांडर जिनको कोर्ट से सजा हुई, फांसी हुई, उन आतंक के कमांडरों का उसमें महिमा मंडन। काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू इस मामले में पड़ताल कर रही है। हालांकि अभी तक इस बात के साक्ष्य तो नहीं मिले हैं कि वाकई ये कोई टेरर नेटवर्क है जो इसके पीछे काम कर रहा है, मगर अक्सर जम्मू कश्मीर में जब किसी मामले में पड़ताल आगे बढ़ी है तो कहानी कुछ ऐसी ही निकल कर आई है। लेकिन चलिए, काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू अपना काम कर रही है। मेरे साथ एडवोकेट दीपक शर्मा है, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं रिसर्च एंड एडवोकेसी ग्रुप के। सक्रिय हुए उसी दिन से, उससे पहले भी सक्रिय थे, और बार बार इन्होंने ये बात की कि धार्मिक गुरुकुल हो, मदरसे हों, या सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उनमें जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो पढ़ाई संविधान को ध्यान में रख के करवाई जा रही है या वहां कुछ और हो रहा है। और जम्मू कश्मीर का केस ही बिल्कुल अलग है। मेरे साथ एडवोकेट दीपक शर्मा है, आइए इनसे समझते हैं कि इन्हें क्या लग रहा है, क्या कहानी है। दीपक जी धन्यवाद। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपने उपराज्यपाल महोदय को उनको चिट्ठी भी लिखी, आपने कहा उनको कि इसकी पड़ताल होनी चाहिए, गहराई तक जाइए और पर्जिंग कीजिए, देखिए कि क्या किताबें हैं जो लाइब्रेरियों में हमारी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ही लाइब्रेरियों से केंद्र सरकार का पैसा इस्तेमाल करके कहीं अलगाववाद और आतंकवाद की पढ़ाई तो नहीं कराई जा रही। आपने क्या पाया है अभी तक और आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? जैसा है कि हम सब जानते हैं अभी जिस दौर से ये सब अभी चल रहा है किताबों को लेकर, एक तो ये अपने आप में जितना ये सिंपल दिखाने की कोशिश है सरकार के द्वारा भी, मैं स्टेट गवर्नमेंट UT गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, इतना ये सिंपल लग नहीं रहा। ठीक, कहीं ना कहीं मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इसको बहुत ही डाउन प्ले करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। चीज़ें उससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि गंभीर हैं। सरकार द्वारा जो है, जैसा आपने बताया कि प्रोक्यूरमेंट होती है, एक जो है स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है और वो पहली नज़र में उन किताबों को निकालती है और वो किताबें जो है वो बच्चों के हाथों तक पहुंचती हैं और उन किताबों में जो है
वो आतंकवादियों का, उनका, जिसको इस देश की अदालत ने पूरा ट्रायल करने के बाद जो है उसको दोषी पाया और उसको जो है वो फांसी दी गई, और कई अन्य जो अलगाववादी थे उनका जो है महिमा मंडन किया। तो मैं गंभीर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे का सारा जो विषय है, अगर तो कोई प्राइवेट पार्टीज के बीच में होता, किसी प्राइवेट संस्थान में होता, गंभीर तब भी था, लेकिन वो उसको इतना गंभीर नहीं बनाता जितना अभी है, क्योंकि ये सरकार के पैसे से जो है, हम सरकार का है और हम फंडिंग कर रहे हैं और पढ़ा के रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जो पाठ है, क्या ये पाठ आपको वैसा नहीं दिखता जैसा कि पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि मुजाहिद जो है उसकी कब्र से खुशबू आती है? क्या हमारे बच्चों को वही पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा क्या? अगर बच्चे आज ये पाठ पढ़ेंगे जिसमें मकबूल भट्ट जो है वो उसका महिमा मंडन ऐसे आतंकवादी का है, तो कल को हमारा जो देश का भविष्य है, वो बच्चा वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर बनेगा या देश प्रेमी बनेगा? सवाल इसीलिए खड़े कहीं होते हैं, और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना सिंपल नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत सारी चीज़ें मेरा विश्वास है निकल के आएंगी। दीपक जी, कहा यह जा रहा है अभी तक तो कि ये लाइब्रेरियों के लिए किताबें थी, रेफरेंस के तौर पर थी, इन्हें क्लास में नहीं पढ़ाया जाना था। तो फिर आपको कैसे लगता है कि जो किताब लाइब्रेरी में जानी है वो युवाओं के जहन पर कैसे असर करे? तो लाइब्रेरी में पढ़ी हुई है, आमतौर पर तो स्कूलों की लाइब्रेरी में हम कभी नहीं गए किताब पढ़ने के लिए। देखिए, ये कहना इसको ऐसा कि केवल लाइब्रेरी में है तो वो उसको विद्यार्थी या स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं, गलत है। मतलब अलग अलग है। बहुत सारे लोग जो हैं वो रेफरेंसेस बुक्स के नाते भी पढ़ते हैं, और सबसे बड़ा विषय ये है, जैसा इसको कहा जा रहा है कि ये केवल रेफरेंस बुक्स थी, तो क्या आपका रेफरेंस ऐसा होना चाहिए जो कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो है देश के कानून से, या आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है जिसके हम NEP की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो भी क्या कहती है? वो भी तो कहती है आपने केवल वही पढ़ाना है जो देश के कानून, देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लाइंट होगा। तो क्या आपका कोई भी ऐसा रेफरेंस, ऐसी कोई भी किताब आप किसी बच्चे को पढ़ने को दे सकते हैं जो सब इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं? यानी आप ये कह रहे हो कि भाई बच्चा जब इसको रेफरेंस के तौर पे खोलेगा, उसको लगे ये तो बहुत बड़े हीरो हैं कोई? वैसा ही हो रहा है, और ये पूरी एक साजिश के थ्रू जो है वो किया जा रहा था। क्या आपको लग रहा है ये 2-4 किताबों का ही मामला है? नहीं, मुझे देखिए ये लगता है, ऐसे हमारी ये रिक्वेस्ट भी है, हमने LG को भी लिखा, और अभी आपके ध्यान में होगा हमने NCPCR को भी वो विषय, अभी मैं बताऊंगा उसका क्या है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन जैसा आपने पूछा कि हमें लगता है, तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये केवल 2 किताबों का विषय नहीं है। हम भूल रहे हैं, इससे पहले भी 25 किताबें अभी थोड़ी देर पहले ही तो बैन हुई हैं। हाँ बिल्कुल, 25 किताबें बैन 25 किताबें बैन हुई। वो क्यों की गई? उनका भी कारण है। आज ठीक है, वो कानून जो है कोर्ट में उनका मैटर जो है वो पेंडिंग है, लेकिन प्रथम दृष्टया है, प्रिमा फेसाई, उन किताबों को जो है वो गलत पाया गया। वो वायलेंस और एंटी नेशनलिज्म, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को जो था वो प्रमोट करते थे। तो इसलिए सरकार ने उन पे कदम उठाते हुए। लेकिन दीपक जी, यहाँ से ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि 25 किताबों के ऊपर प्रतिबंध लगा, मुझे जहाँ तक याद है उसके बाद पुलिस ने जो छापेमारी की वो दुकानों में की थी। लाइब्रेरी में तो पुलिस कहीं गई नहीं है, ना कश्मीर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, ना जम्मू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, ना जो अलग अलग हमारी लाइब्रेरीज हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ये सभी किताबें इन सभी लाइब्रेरीज ने प्रोक्योर की हैं, और वहाँ पर ये तमाम किताबें आज भी कहते हैं मौजूद हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या केवल बैन लगाने से बात बनती है, या आपको लगता है कि उसके आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, जब तक प्रॉपर फॉलोअप नहीं होगा, यहाँ तक मेरी जानकारी है, और ये हुआ भी है। ये सब जो किताबें जो बैन हुई थी उससे पहले एक नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन निकला था। कानून के जानकार उसको जानते हैं, वो सेक्शन 98 का BNSS का एक नोटिफिकेशन निकलता है। वो है क्या, जैसे अभी इस केस में हुआ, अभी तक इसमें नोटिफिकेशन नहीं निकला, और मुझे विश्वास आने वाले दिनों में निकलेगा। उसका होता क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है कि अभी जैसे ये है, किताब है लेजेंड्स एंड पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। अब इस किताब को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने विड्रॉ किया, और इसको कहा जा रहा है कि ये बैन हो गई। ऐसा बैन नहीं हुई, ये बैन नहीं हुई है, विड्रॉ हुई है। विड्रॉल का समाज सामग्री शिक्षा ने कहा कि हमने इस किताब को हमने बच्चों को रेफरेंस के लिए नहीं देनी, उसका केवल इतना जो है इंपोर्ट है। 98 में क्या होता है, वो प्रोविजन इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कि ये सारी किताबें जो हैं वो फोरफिट हो गई। ठीक। और उसका फोरफीचर का ये मतलब होता है कि उन किताबों को जहां भी पाया जाएगा
पुलिस जो है वो उनको सीज कर सकती है, सभी किताबों और करना है पुलिस को, ये प्रोविजन बोलता है। अभी इस किताब को अगर आपके पोजीशन में है, मेरे पोजीशन में है, पक्का डंगा में कोई बेच रहा है, तो पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है उसको फोरफिट करने का, सीजर करने का। वो सीजर का अधिकार वो देता है सेक्शन 98, लेकिन कोई जब उसके नोटिफिकेशन निकलता है, अभी नोटिफिकेशन। और उसमें और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो सेक्शन 98 आपको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो है वो जुरिस्डिक्शन देता है। मेरा कहने का मतलब कि वो नोटिफिकेशन निकलता है, मान के चले जम्मू कश्मीर सरकार या एलजी प्रशासन उसको निकालता है, लेकिन वो केवल जम्मू कश्मीर की बाउंड्री तक महदूद नहीं रहेगा। ठीक, उस प्रोविजन में लिखा है दोज बुक्स फाउंड एनीवेयर इन इंडिया, मतलब भारत के किसी भी जगह पर अगर ऐसी कोई किताब पाई जाती है जो सेक्शन 98 के अंदर फोरफिट हुई है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस या जम्मू के बाहर की पुलिस को यह अधिकार मिल जाएगा कि उसको सीज करना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एलजी साहब जो है इस पे जरूर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जैसे आपने कहा नोटिफिकेशन जारी करेंगे, वहीं पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता वहीदुर रहमान पारा हों, कश्मीर घाटी के अन्य जितने इंटेलेक्चुअल हैं, उनका ये कहना है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर हमला है, असंवैधानिक कदम है, और उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरीके से किताबों पर प्रतिबंध लगते रहे तो कश्मीर का इतिहास तो खत्म हो जाएगा, हमारे पास तो इतिहास यही है जो इतिहास इन किताबों में लिखा हुआ है। सुमित भाई, मुझे लगता है वो जिस संविधान की बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के नहीं, पाकिस्तान के संविधान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान शायद उन्होंने पढ़ा नहीं। पढ़ा होता तो वो ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि उसी के अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस, जिस प्रोविजन की वो बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। कम से कम भारत का संविधान एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए मैंने बोला शायद पाकिस्तान का हो, वो उनको बेहतर पता होगा कि इसका रेफरेंस दे रहे हैं। हिंदुस्तान का संविधान भी ये बोलता है कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हाँ, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और बाकी जो उसमें चीज़ें हैं। आप कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते जिससे कि देश का माहौल या देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, आप उस पर क्वेश्चन करेंगे और फिर बोलेंगे कि आपको स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसीलिए वो बिल्कुल अपने आप में उनका कहना ये गलत है कि ये संविधान का उल्लंघन नहीं है ये कार्य करना जो अभी सरकार कर रही है। इसलिए मुझे लगता है एक बार उनको पढ़ना चाहिए, देश का कानून बोलता क्या है। मुझे ये भी बताइएगा कि अब चूंकि सरकार ने एक ऑर्डर निकाला, जिस ऑर्डर में उन्होंने कहा है टीचरों से, कोचिंग इंस्टीट्यूटों से, हेडमास्टरों से, प्रिंसिपलों से और अलग अलग सरकारी और निजी स्कूलों के मालिकों से, कोचिंग इंस्टीट्यूटों के मालिकों से कि जनाब आपके पास जितनी भी किताबें हैं आप उनको स्क्रूटनाइज करिए और 19 जुलाई 2026 से पहले पहले एक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के पास एक डिटेल्ड लिस्ट चली जाएगी कि जनाब ये किताबें हैं जिनमें हमको लगता है कि आपत्तिजनक चीज़ें लिखी हुई हैं, और उन किताबों की लिस्ट आप उनको देंगे और उसके बाद वो उन किताबों को विड्रॉ करेंगे या उन किताबों को लाइब्रेरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या आपको लगता है ये सेंसिबल ऑर्डर है, और क्या आपको लगता है कि दिस इज द वे आउट? ऑर्डर सेंसिबल मैं इसको तो पूरी तरह से नहीं कहूँगा। उसके कारण है, एक तो अगर आप ऑर्डर पढ़ेंगे उसके जो TOR हैं, मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है, उन्होंने सीधा कह दिया कि आप इसकी स्क्रूटनी करेंगे। तो जब स्क्रूटनी करनी है तो आपको उसको टर्म्स एंड रेफरेंस भी देने हैं कि मैं आपको कहता हूँ कि आप इस किताब की स्क्रूटनी करिए। मुझे आपको बताना पड़ेगा इस किताब में आपने ढूंढना क्या है, इसके अंदर है क्या ढूंढना। हाँ, स्क्रूटनी का क्या मतलब है, मतलब आप किताब से अपने हिसाब से जो आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड है उसमें से क्या ढूंढोगे, मुझे आपको बताना पड़ेगा, मेरा ऑर्डर है। तो एक तो उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस ठीक नहीं है, जो कुछ शब्दावली उसमें यूज हुई है वो बड़ी वेग है। जैसे उसमें कहा गया है कि आपको ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल ढूंढना है, तो ऑब्जेक्शनेबल बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, आपके लिए कुछ और होगा ऑब्जेक्शनेबल, मेरे लिए कुछ और है। उसको एक तरीके से, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो ऑर्डर निकाला गया है, अभी डाउन प्ले सबको खत्म करें, ये थोड़ा सा क्या भाई हमने देख लिया, कि हमने कर लिया, सब कर लिया और हमने कंप्लाइंस भी कर ली, हमने किताबों को दोबारा से छंटनी कर ली, लेकिन वो ऑर्डर है फॉर द सेक ऑफ ऑर्डर। अगर नियत से ही होती, तरीका से ही होता तो उस पर आप लिखते, और आपको ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप तो केवल इतना लिख दो ना कि आप सभी किताबों की स्क्रूटनी करो और उसमें देखो कि क्या वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लाई करते हैं कि नहीं कंप्लाइंट है,
वो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो है वो भी यही बोलती है, या नेशनल एजुकेशन जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो भी प्रोविजन यही बोलते हैं कि आपने बच्चों को ऐसा कुछ नहीं पढ़ाना जो देश की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से अलग हो। ठीक। तो इसलिए वो ऑर्डर अपने आप में ही जो है वो मुझे लगता है सिर्फ केवल एक खाना पूर्ति करने के लिए है। दूसरा, डायरेक्टेड स्कूल एजुकेशन का जो ऑर्डर है उसका स्कोप लिमिटेड है। ठीक। वो केवल जम्मू या कश्मीर के जो स्कूल्स हैं इसमें आपके कॉलेजेस नहीं आते, इसमें आपकी यूनिवर्सिटीज नहीं आती, इसमें आपके कम्युनिटी ड्रिवन जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे वो नहीं आते। तो उन सब का मटेरियल उसको स्क्रूटनाइज कौन करेगा? ठीक। तो इसीलिए अगर सरकार जो है वो थोड़ा सा संजीदा होती इसमें तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इसका एक मैकेनिज्म अभी डेवलप करती। ठीक। कि ये जो अभी ध्यान में आया है तो ऐसा दोबारा ना हो, एक हाई लेवल बॉडी बनाती जो कि जम्मू कश्मीर में जितना भी कंटेंट बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है और किसी भी स्तर पे आप कम्युनिटी ड्रिवन इंस्टीट्यूशन से लेकर यूनिवर्सिटीज तक आप सबको स्क्रूटनाइज करिए ना। क्या है कश्मीर की यूनिवर्सिटियों में कैसा लिटरेचर पढ़ा हुआ है? मैं अभी एक क्वेश्चन दे दूं कि इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि यूनिवर्सिटी स्तर पे क्या होता है, बहुत सारी किताबें जैसा आपने बताया रेफरेंस के लिए होती हैं, रेफरेंस के लिए होती हैं, बिल्कुल होती हैं, क्रिटिक्स भी होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब आपको देखना है कि क्या वो क्रिटिक के बहाने आप देश के संविधान के जो विरुद्ध है आप उसको रेफरेंस के लिए दे रहे हो, और वो रेफरेंस जो है बुक जो है वो रेलेवेंट भी है कि नहीं है। ठीक। तो स्क्रूटनी इसकी चाहिए। तो अगर इस तरह की स्क्रूटनी करनी है तो ये तो जाहिर सी बात है, ये तो स्कूल के स्तर पर 10-12 दिनों में होने वाला काम नहीं है, ये तो कॉलेज के स्तर पर होने वाला काम नहीं है, ये तो ये भी नहीं हो सकता आप यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसरों को इकट्ठा कर लें उनको काम सौंपे, ये तो नहीं। मतलब इसमें तो साफ सी बात है, फिर आपको कुछ इंडिपेंडेंट लोग चाहिए जिनका किसी राजनीतिक दल के साथ, किसी समाज सेवी संस्था के साथ कोई लेना देना ना हो, इंडिविजुअल हो, इंडिपेंडेंट हो, आप उनको काम सौंपे कि भाई आप एक काम छटनी आप कीजिए और आप तय कीजिए कि कौन सी किताबें ऐसी हैं जो आतंकवाद या अलगाववाद का किसी भी परिप्रेक्ष्य में किसी भी तरीके से महिमा मंडन करती हैं, या जो अलगाववाद की सोच को बढ़ावा देने वाली किताबें हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की कमेटी होनी चाहिए, किस स्तर की कमेटी होनी चाहिए, जिस स्तर की कमेटी को ये काम सौंपा जाना चाहिए? सुनील भाई, ऐसा है कि एक तरह से देखने के लिए तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा संभव सा काम है, इतना सारा कंटेंट, इतना सारा मटेरियल, इतने सारे स्कूल, और हमारे यहाँ तो हर दूसरा आदमी लेखक है, इतनी सारा जो है वो मटेरियल होगा, उसको स्क्रूटनाइज कैसे करना, उसका मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है, डूएबल है, प्रैक्टिकल, इसकी प्रैक्टिकलिटी है। अगर मुझसे पूछें तो एक स्टेट लेवल की, यूटी लेवल की एक हाई लेवल कमेटी हो, उसमें आप एकेडमिशियंस डाल लें, प्रोफेसर्स, इन सबको मिलाकर उसमें जो लीगल स्कॉलर्स या लीगल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, प्रैक्टिशनर, उनको भी डाल सकते हैं, रिटायर्ड जज जो है हेड कर सकते हैं उसको, वो होगी एक यूटी लेवल की। फिर आपको बनानी पड़ेगी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी, और इंस्टीट्यूशन वाइज जो है वो सेल्फ इवैल्यूएशन। ठीक। मान के चलें कि एक इंस्टीट्यूशन है, हर इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन में जितनी किताबें हैं उन सबको स्क्रूटनाइज करेगा। अब स्क्रूटनाइज किसको करना है? क्या है कि हम लोगों का एक स्वभाव है, बड़े मैकेनिकल हो जाते हैं कि ठीक है सरकार ने बोला स्क्रूटनाइज करो तो सब स्क्रूटनाइज करो। आपको क्या मैथ्स की बुक को स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है क्या? जाहिर सी बात है, नहीं करेंगे आप उसको स्क्रूटनाइज। आपको क्या फिजिक्स की किताब की जरूरत है? बायोलॉजी को नहीं करेंगे, नहीं करने की जरूरत आपको पता है कहाँ स्क्रूटनी करनी है। तो वो जो किताबें हैं जो आइडियोलॉजिकल थॉट देती हैं, आप उन किताबों के केवल चुने। वो एक इंस्टीट्यूशन में कितनी होंगी, 20-50 100। हर इंस्टीट्यूशन उन किताबों का सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा, और सरकार जो है मैंडेटरी कर दे कि आप अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन देंगे। ठीक। और एक आप पोर्टल बना लीजिए बीच में, ये सब, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी है, हम उसका सरकार इसमें मदद ले सकती है। हर इंस्टीट्यूशन सेल्फ इवैल्यूएट करके, सेल्फ सर्टिफाइड करके उस सबको जो इंफॉर्मेशन है वो उस पोर्टल पे डाल देगी। वो सेंट्रलाइज हो गया सब इंस्टीट्यूशन का। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या कमेटी करेगी, इन जो इंस्टीट्यूशंस ने कुछ किताबों को फ्लैग किया होगा, ठीक, कि इनमें से कुछ किताबें हैं हमें लगता है कि ये कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि अपने स्तर पर जो इंस्टीट्यूशन है वो शायद इस पे डिसीजन ना ले पाए। ठीक। तो अगर उसको लगता है उस कैटेगरी की किताबों को वो रेफर करेंगे, उस पोर्टल के थ्रू जाएंगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पे। ठीक।
कि वो डिसीजन लेंगे कि इसका क्या करना है। ठीक। और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी से स्क्रूटनाइज होकर फिर वो जाएंगी, अल्टीमेट जो एडजुडिकेटरी बॉडी होगी वो हाई लेवल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो होगी। तो आपका मैकेनिज्म बहुत सिंपल हो गया ना। आपने यहाँ पे हजारों लाखों किताबें जो स्क्रूटनाइज करनी थी, आपने उनको कम महदूद कर और कुछ जो रेलेवेंट सब्जेक्ट्स थे उनको, उनमें से भी जो फ्लैग्ड आपको किताबें लगती हैं वहाँ तक, और उन फ्लैग्ड किताबों में से भी जो फ्लैग्ड कंटेंट होगा उसके, तो बहुत आसानी से जो है हम एक बार, देखिए ज़रूरी इसलिए है कि हमारे बच्चों को थॉट क्या दिया जा रहा है। हम एक लंबे इस दहशतगर्दी के माहौल से निकले हैं जम्मू कश्मीर में, हम सब ने देखा ही है, बहुत मौतें हुई, बहुत कुछ देखा। उस सब के पीछे जो लड़ने वाला था उसका भी अपना एक विचार था, उसकी अपनी सोच थी। जो गोली चला रहा है उसकी भी थी, जो सामने खड़ा है उसकी भी थी। वो सोच देने के पीछे कहीं ना कहीं तो काम हो रहा था। कोई किताब तो थी कहीं पर, कोई किताब थी। कई बार मैं सोचता हूँ कि जो गोली चला रहा है वो इतना खतरनाक नहीं है। उस व्यक्ति के मन में जिसने जस्टिफिकेशन डाला कि तुम्हें गोली चला के इसको मारना है, खतरा वहाँ पे है, तो वो लोग कहाँ बैठे हैं? वो इन किताबों में बैठे हैं। इसलिए इन किताबों को, जम्मू कश्मीर की अगर हमें लगता है कि समस्या, ये वायलेंस, ये कन्फ्लिक्ट अगर हमेशा के लिए ख़त्म करना है तो हमें इन पे प्रहार एक बार करना पड़ेगा, स्क्रूटनाइज जम्मू कश्मीर के पूरे लिटरेचर की। जैसे आपने कहा जम्मू कश्मीर के पूरे लिटरेचर को स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एक बात याद आई, पिछले दिन एक पॉडकास्ट में देख रहा था, उसमें ये बताया गया कि चाइना जो इस वक्त दूसरी बड़ी विश्व की इकॉनमी है और अमेरिका भी अब उनका लोहा मान चुका है, कहते हैं कि चाइना में आम चाइनीज़ बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि डोकलाम में क्या हुआ था। उनको नहीं पता कि भारत और चाइना, चीन के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। उस युद्ध में क्या हुआ है कि किसी आम चाइना के किसी भी पढ़े लिखे आदमी को आप पूछिए, भारत चाइना के बीच में कोई युद्ध हुआ था, कोई उनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जब आप पूछने जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, ये तो आपका इतिहास है, आपने किया है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहते हैं हम इतिहास में जीना नहीं चाहते, हम वर्तमान में जीना चाहते हैं। और वर्तमान में हमें क्या चाहिए? हमें वर्तमान में AI चाहिए, वर्तमान में हमको अमेरिका जैसी सुपर पावर के मुकाबले में खड़ा होना है। तो मुझे ये बताइए कारण क्या है कि हम इतिहास में ही अभी तक जी रहे हैं और वर्तमान में जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत है, जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए जम्मू कश्मीर के एजुकेशन के सिस्टम का, वो है नहीं। यानी आज भी आप देखें, लड़ाई सोशल मीडिया के ऊपर आज चल रही कि जी AG नूरानी की किताब आपने क्यों बैन कर दी? हाँ जी, आपने वो विक्टर स्कोफील्ड की किताब थी वो क्यों बैन कर दी आपने? वो नहीं करनी चाहिए थी बैन। तो आपसे जानना चाहूँगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद परिवर्तन का वादा और फिर ये कि सब परिवर्तित हो जाएगा, तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था, आपको नहीं लगता कि इसमें गंभीरता नजर उस तरह की नहीं आई? ये तो अचानक अब आप गंभीर हो गए सारे, अरे देखो ये तो किताब, अब जाके गंभीरता नहीं थी, कारण क्या? भाई ऐसा है कि आपने इतिहास की बात से शुरू की। मैं बताऊं कि देश भी, किसी भी देश के लिए इतिहास बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। ठीक। मैं इसके साथ एग्री नहीं करूंगा, जैसे आपने चाइना का एग्जांपल लिया कि इतिहास को जो है वो सेंसर कर दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका इतिहास आपने बच्चों को पढ़ाना क्या है। आपका इतिहास मकबूल भट्ट है या आपका इतिहास मकबूल शेरवानी है, ये आपको तय करना है। ये आपको तय करना, दोनों इतिहास हैं। मकबूल शेरवानी का भी एक रिच लेगेसी है। आप बच्चों को उसकी बात नहीं करते। आप जिनका नाम आपने लिया है, वहीद रहमान परा और रोहला साहब का, वो क्यों नहीं उस इतिहास पे जाते? उन्होंने भी तो इतिहास की बात की कि उमर सरकार जो है या केंद्र सरकार जो है वो इस सारी स्क्रूटनी के बहाने कश्मीर का इतिहास जो है उसको मिटाना चाहती है। उनका इतिहास सिर्फ और सिर्फ जो है वो मकबूल भट्ट तक ही महदूद है, उससे पीछे है नहीं, क्योंकि उससे पीछे जाकर जो है उनकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो उनका एक सीमित दायरा है सेपरेटिज्म का, उसको जस्टिफाई करना है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सामने वो जस्टिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल। और देश के सामने आप एक्सपोज हो रहे हो, और केवल देश नहीं, अब कश्मीरी के सामने भी, आम कश्मीरी के सामने भी। देखिए, मैं बार बार उस आम कश्मीरी का दर्द भी महसूस करता हूँ जिस माँ ने अपना बेटा खोया। फिर वही बात आती है कि जब उस बेटे को गोली लगी या कुछ हुआ तो एक सोच के साथ हुआ ना, उस बेचारे को क्या पता कि उसके मन में जहर पड़ाया जा रहा था उस समय। आज भी आप इन बच्चों को ये जहर पड़ाओगे तो कल को ये बच्चे भी वही बनेंगे जैसे पहले थे। ठीक। तो कुछ लोग इस सरकार में
और ऐसे लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं वो आज भी चाहते हैं कि वो दौर लगातार बना रहे। अभी 2019 के बाद जो यहाँ पे चीज़ें में बदलाव आया है वो उनको पच नहीं रहा। ठीक, वो आपको उनके भी लिए लग रहा है टेस्ट कि चुनाव जब से हुई है, लोकतांत्रिक सरकार बनी है, तो सबोटाज का सिलसिला शुरू हो गया है? सबोटाज हर मतलब किस तरह से आप उसको मतलब वो जो काम शुरू हुआ था 5 अगस्त 2019 के बाद कि परिवर्तन आए, सोच में परिवर्तन आए, समाज के अंदर परिवर्तन आए, अलगाववाद की भावना खत्म हो, आतंकवाद को लेकर जो लोगों के मन में विचार हो उसमें परिवर्तन आए, आपको आज क्या लग रहा है कि उसको सबोटाज तो नहीं अब वो किया? तो क्लियर है ना, जैसे ये किताबों का मामला है ये अपने आप में दिखा रहा है। सबोटाज का इससे ज़्यादा बड़ा जो है उदाहरण क्या होगा कि आज भी ये सरकार ये चाहती है कि बच्चे जो है, क्योंकि ये सरकार के माध्यम से हुआ है, मैं सरकार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक सरकारी तंत्र ने समग्र शिक्षा जो था या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सरकारी संस्थान है, उनके थ्रू प्रोक्योरमेंट होके, सरकार के थ्रू प्रोक्योरमेंट होके बच्चे के हाथ में आपने जो है इतना गलत लिटरेचर, उसको अपने ही देश के खिलाफ भड़काने वाला लिटरेचर आपने दे दिया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, सैबोटाज जो है वो स्पष्ट दिख ही रहा है उसमें। अंत में दीपक जी मुझे ये बताइएगा, व्हाट इज द वे आउट अब, और किन चीज़ों को लेकर हमको गंभीर होना है, और क्या वो है जो आपको लग रहा है कि ये चिंता वाली बातें हैं, इस पर सरकार को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए वरना ये मामला बिगड़ सकता है? जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनी लिटरेचर विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी नेशनल, अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ इंडिया, उसके लिए बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस हो। बाकी ठीक है, हम पढ़ते ही हैं, क्रिटिक सब होना भी चाहिए, क्योंकि आप किसी बच्चे का एक स्तर के बाद यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है, तो अब यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो उनको कहा जाता है, उनको इवन की इंकरेज करते हैं कि आप क्रिटिकल एनालिसिस करिए हर चीज़ का, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस के बाद ही आप सही हैं या गलत कौन तय करेगा, जब आपके पास एक दूसरा पैमाना भी होगा। लेकिन वो जो दूसरा पैमाना है, क्या वो ऐसा होना चाहिए जो आपके देश के संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है? तो सबसे पहले जैसे आपने पूछा होना क्या चाहिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। सब कंटेंट जितना भी है, लिटरेचर है, एक बार तो इसकी जो है धुलाई कहूँगा मैं, एक बार स्क्रूटनी सबकी हो जाए फ्रॉम कम्युनिटी ड्रिवन इंस्टीट्यूशंस। वहाँ से मेरा मतलब है आप सब कर दो ना, आप क्यों किसी को कहोगे कि मदरसा का, आप गुरुकुल का भी करिए, आप वेद पाठशालाओं का भी जो है लिटरेचर पढ़ा कह रहे हैं, आप देखिए ना उसको भी आप स्क्रूटनाइज करिए। आप सभी मदरसों का करो, आप स्कूल्स का करो, आप यूनिवर्सिटीज़ का करो, आप कॉलेजेस का करो, और ताकि एक बार ये पता चल जाए और छंटनी हो जाए, हमारे बच्चे जो है वो अच्छा लिटरेचर पढ़ें, अपने देश से जुड़ें। तो सबसे जो प्राथमिकता है वो हमारी इस समय वो होनी चाहिए। जैसे आपने कहा तो मुझे यहाँ वो बात याद है कि निंदक नीरे राखियो, यानी हमारे यहाँ तो क्रिटिक खास तौर पे कि आलोचक का तो बड़ा सम्मान रहा है हमारे समाज में भी कि आलोचना बड़ी जरूरी है, क्योंकि आलोचना चेक लगाता है ना, चेक लगाता है। हाँ। तो यानी आलोचना हो, पर आलोचना भी संविधान के दायरे में हो, बिल्कुल संविधान के दायरे के बाहर ना हो कि आप आलोचना के चक्कर में अलगाववाद फैला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट दीपक शर्मा, इन्होंने बिल्कुल सरल और सीधी शब्दावली में, सरल और सीधे शब्दों में ये बात कही है। ज़रूरत इस बात की है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और यूटी लेवल पर, दोनों जगह पर किताबों, जितने भी किताबें, जितना भी लिटरेचर यहाँ पर मौजूद है, उस लिटरेचर को खंगाला जाए और देखा जाए कि लिटरेचर में पढ़ाया क्या जा रहा है बच्चों को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस परिवर्तन का ख्वाब केंद्र सरकार देख रही है या राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार देख रही है, वो परिवर्तन को सबोटाज करने की कहीं कोशिश तो नहीं की जा रही लिटरेचर के माध्यम से। हालांकि सीआईडी इस पर पड़ताल कर रही, जो कुछ निकल लगा है वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इन्होंने बहुत गंभीर बात कही है। देखना ये होगा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिन्होंने ऑलरेडी कुछ डायरेक्शंस दी हैं, आने वाले दिनों में इसको लेकर और कितने गंभीर और सख्त कदम उठाते हैं।